नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत है वो पढ़ लिए हैं। प्राचीन भारत के बाद मध्यकालीन भारत है वो भी पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे और आधुनिक भारत की शुरुआत हमें भारत में आए यूरोपियों से मानते हैं। ये यूरोपीय आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन ये शासन करने लग जाते हैं, तो यहाँ से इनकी शुरुआत मानी जाती है। तो बाद में यूरोपियों का आगमन और यूरोपियों में आने वाले कौन कौन थे उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और सबसे बाद में गए थे। तो पुर्तगालियों का जो हमें 1510 ईस्वी के अंदर गोवा पर अधिकार माना जाता है इनकी शुरुआत से, और जो 1961 ईस्वी के अंदर गोवा को छोड़कर ये गए थे। तो ये पुर्तगाली हैं, सबसे पहले भारत के अंदर आए हैं और इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर फैक्ट्री लगाई है और इन्होंने यहाँ पर शासन भी किया था। उनके बाद आए थे डच और डचों के बाद आए थे अंग्रेज और अंग्रेजों के बाद आए थे डेनिश और डेनिश के बाद आए थे फ्रांसीसी। अब बात करेंगे सबसे पहले आए कौन थे। तो ये आए कौन है, पुर्तगाली आए हैं। आए किस वजह से थे, यानी भारत की खोज के लिए निकले थे। यानी सर्वप्रथम भारत की खोज के लिए स्पेन, जो ये यूरोप महाद्वीप है, इसी यूरोप का एक देश है स्पेन, जिसकी राजधानी है मैड्रिड। इस मैड्रिड से एक व्यक्ति आया था कोलंबस, जो आया था 1494 ईस्वी के अंदर भारत की खोज के लिए। लेकिन ये गलती से भारत का जो रास्ता है वो भटककर वेस्ट इंडीज चला गया था, यानी वेस्ट इंडीज की इसने खोज कर दी। उसके बाद 4 साल बाद में दूसरा व्यक्ति आया था पुर्तगाल से ही। यानी भारत पर सर्वप्रथम पुर्तगालियों का आगमन 17 मई 1458 ईस्वी को माना जाता है और ये थे वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा भारत की खोज करने में सफल हो जाते हैं और आते कहां पर है, ये केरल के एक तट पर, जहां एक बंदरगाह है, कालीकट बंदरगाह है। तो इस कालीकट बंदरगाह पर ये सर्वप्रथम आता है और यहाँ पर अपने जहाज का नाम था इसका साउथ ग्रेवियन। तो इस जहाज के माध्यम से आता है। तो यहाँ के इस जहाज को देखकर यहाँ के इन लोगों में जो एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था जमेरीन, तो इस राजा ने, जमेरीन ने इसका स्वागत किया था। यानी वास्को डी गामा है, इसका स्वागत किसने किया है, यहाँ के राजा जमेरीन ने किया है। और स्वागत करने के बाद 1498 ईस्वी के अंदर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी पुर्तगालियों की कौन सी कंपनी हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसकी यहाँ शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद ये वापस यूरोप जाता है। तो यूरोप जाता है, उस समय जो यहाँ के लोग थे उन्होंने इसको, इसके जहाज के अंदर, जो हमारे केरल के अंदर यानी जो दक्षिण भारत है, यहाँ पर सर्वाधिक क्या होता है, मसाले उत्पादित होते हैं, उनके अंदर काली मिर्च वगैरह थी। तो ये जो काली मिर्च है, जो लौंग है, ये यहाँ से लेकर गया था, यानी भरकर व्यापार करने के लिए यहाँ से वास्को डी गामा यूरोप ले गया और यूरोप ले जाकर इसका व्यापार किया। तो ये जो इसका व्यापार है ये एकदम बढ़िया चल गया, क्योंकि जो यूरोप वाले हैं यहाँ पर सर्दी ज्यादा पड़ती है, तो जो मसाले थे, ये मसाले बहुत इनके काम में आने लगे। इस कारण ये फिर वापस आता है। कौन आता है वापस, वास्को डी गामा आता है 1502 ईस्वी के अंदर आता है और यहाँ पर फिर फैक्ट्री लगा देता है 1503 ईस्वी के अंदर। यानी यहाँ पर एक फैक्ट्री लगा दी, किसने लगा दी, यहाँ यूरोपियों के जो पुर्तगाली थे इन्होंने क्या लगा दी, अपनी यहाँ पर एक फैक्ट्री लगा दी। उस फैक्ट्री के लिए फिर एक गवर्नर को भेजा जाता है जिसका नाम है फ्रांसिसो। तो ये फ्रांसिसो पुर्तगाली है, नाम में फ्रांसिसो है, लेकिन ये कौन है, पुर्तगाली है। तो फ्रांसिसो डी अल्मेडा है, ये पहला गवर्नर है जो पुर्तगालियों का है। वो किसके लिए आया है, इस फैक्ट्री में 1503 में स्थापित हुई थी कोचिन के अंदर, इसके ऊपर गवर्नर जनरल के रूप में आया था। उसके बाद दूसरा व्यक्ति आया था 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक, क्योंकि इसकी मृत्यु हो जाती है 1515 ईस्वी के अंदर, जिसका नाम था अल्फासो डी अल्बुकर्क। तो अल्फासो डी अल्बुकर्क है, इसने 1510 ईस्वी के अंदर गोवा है, इस गोवा पर इसने अधिकार कर लिया था। तो गोवा कहाँ है, दक्षिण भारत के अंदर। तो इसमें जो पुर्तगाली थे, इन पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, इस अल्बुकर्क को माना जाता है। ये अलग अलग क्वेश्चन आते रहेंगे आपको, तो ये याद रखने हैं कि अल्बुकर्क तो क्या है, गोवा पर अधिकार करने वाला शासक है। जो पुर्तगाली है उनका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और जो अल्मेडा है वो पहला गवर्नर था किसका, इस कोचिन की जो फैक्ट्री थी उसका। उसके बाद क्या करता है, ये बीजापुर का सुल्तान होता है आदिल शाह। इस आदिल शाह से क्या कर लेता है, ये गोवा जीत लेता है और वास्तविक संस्थापक कौन बन जाता है, अल्फासो डी अल्बुकर्क बन जाता है। इसके बाद इसकी मृत्यु 1515 ईस्वी के अंदर हो जाती है। तो 1529 से 1538 ईस्वी के बाद यानी इनका तीसरा गवर्नर आता है जिसका नाम है नीनो डी कुन्हा। इसे नीनो डी कुन्हा ने क्या किया कि जो कोचिन में इनकी फैक्ट्री लगी हुई थी, इस कोचिन को हटाकर गोवा को इसने जीत लिया था 1510 ईस्वी के अंदर। तो गोवा को अपना मुख्यालय बना लिया। तो मुख्यालय किसने बनाया है, तो नीनो डी कुन्हा है, इसने क्या बना लिया है, गोवा को अपना क्या बना लिया है, मुख्यालय बना लिया है। सबसे ये अंत में गए थे, यानी 1961 ईस्वी के अंदर गए थे और सबसे पहले कहाँ आए हैं, 1510 ईस्वी में।
1510 ईस्वी में इन्होंने क्या किया है, इस बीजापुर का पास में कौन पड़ता है, गोवा, तो ये बीजापुर का शासक था आदिल शाह, इससे क्या जीत लेता है गोवा। तो 1510 में इनका क्या हो गया था, यहाँ पर स्थापित हो गए थे। और वे कब है, 1961 ईस्वी के अंत में, यानी 1961 के अंदर यहाँ से बाहर गए हैं गोवा को छोड़कर। 1987 ईस्वी के अंदर जो गोवा है वो हमारे भारत का 25वां राज्य बना था। तो वो 1987 ईस्वी भी आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद देखते हैं इन्होंने हमें क्या दिया है, इन्होंने हमें आलू की खेती करने का जो अवसर है वो दिया है, यानी आलू की खेती है हम पुर्तगालियों से सीखे हैं। इनके बाद प्रिंटिंग जो प्रेस है वो हमें इनकी देन है, और जो तंबाकू की खेती है वो भी पुर्तगालियों की देन है। तो इसके बाद जो जहाज निर्माण का जो कार्य है, तो जहाज निर्माण का कार्य भी पुर्तगालियों की देन है। इसके बाद है जो चर्च का कैथोलिन मॉडल, यानी चर्च का जो कैथोलिन मॉडल है वो भी पुर्तगालियों की देन है। तो इसी कारण से जो गोवा के जो हमारे चर्च हैं गोवा के अंदर बने हुए, जो बड़े बड़े हैं, ज्यादा मात्रा में हैं, तो ये गोवा के जो चर्च हैं वो हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। तो वो गोवा के चर्च आपको देखने होंगे, यानी गोवा के जो चर्च हैं कौन से मॉडल पर थे, कैथोलिक जो मॉडल है उसी के आधार पर बने हुए हैं। तो आपको चर्चों के बारे में भी देखना है। उनके बाद यानी जो पुर्तगाली थे, इनके बाद आते हैं डच। ये डच 1596 ईस्वी के अंदर आते हैं। जो यूरोप का एक देश है नीदरलैंड, तो नीदरलैंड से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है कार्नेलियन हाउटमैन। तो कार्नेलियन हाउटमैन है जो नीदरलैंड का था, आया कब है भारत के अंदर, 596 ईस्वी के अंदर आया है। 1602 ईस्वी के अंदर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत के अंदर हो जाती है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कहाँ मानी जाती है, 1602 ईस्वी को मानी जाती है। इसके बाद ये अपनी 1605 में मछलीपट्टनम फैक्ट्री है वहां पर ये अपनी स्थानांतरित कर लेते हैं। उसके बाद इनकी जो सेकंड फैक्ट्री रही थी वो रही थी पुलिकट। इस पुलिकट में इन्होंने भारत के अंदर सोने चलाए थे, सोने के जो सिक्के चलाए थे, तो वो सोने के सिक्के यहाँ पुलिकट के अंदर डलते थे। तो पुलिकट में कौन से सिक्के डल रहे हैं, सोने के सिक्के डल रहे हैं। तो भारत के अंदर यूरोपियों में से भारत के अंदर यानी सोने के सिक्के चलाने वाले कौन है, तो ये डच हैं। तो डचों ने क्या चलाया है भारत के अंदर, यूरोपियों में से भारत के अंदर कौन चलाया है, किन्होंने चलाया है, तो यूरोपियों में डच ने चलाया है। जबकि हम वैसे पढ़ते हैं तो कुषाणों ने सबसे पहले सर्वाधिक मात्रा में चलाए थे सोने के सिक्के। तो यहाँ यूरोपियों में पूछ लिया जाए तो भारत में सबसे पहले सोने चलाने वाले कौन थे, तो डचों में डच थे। ठीक है, तो डच है, इनको मान सकते हैं डचों को। सोने के जो सिक्के थे उनको भारत के अंदर पेगोडा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, भारत के अंदर पेगोडा कहा जाता था। किनको, इन जो सोने के सिक्के थे इनको भारत के अंदर पेगोडा कहा जाता था। उसके बाद 1759 ईस्वी के अंदर वेदरा का युद्ध होता है। वेदरा के युद्ध के अंदर डच और अंग्रेजों के मध्य होता है। इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और डचों को बाहर से बाहर निकलना पड़ता है। तो बाहर से बाहर डच कहाँ चले गए हैं, वापस चले गए हैं, और यहाँ पर अंग्रेजों का क्या हो गया है, स्थापत्य हो गया है। इसके बाद आते हैं अंग्रेज आते हैं 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। तो वहां की रानी थी एलिजाबेथ प्रथम। तो एलिजाबेथ प्रथम है, उन्होंने इनका एक फरमान जारी कर दिया था। तो फरमान के तहत लंदन के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो जाती है। यानी लंदन के अंदर ये जो अंग्रेज थे इनकी कब ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हो जाती है, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के अंदर वहां पर ही हो जाती है। उसके बाद ये 1599 ईस्वी के अंदर एक अंग्रेज आया था, लेकिन इसका पता नहीं था। तो जॉन मिल्डेन हॉल है, ये पहला अंग्रेज था जो 1599 में भारत में आ चुका था, लेकिन इसने क्या नहीं किया था, कोई कार्य नहीं किया था। उसके बाद जॉन मिल्डेन हॉल है, ये थल मार्ग से आया था, यानी ये जल मार्ग से नहीं आया था। जैसे वास्को डी गामा आया था वैसे नहीं आया था, ये थल मार्ग से आया था। उसके बाद देखते हैं कि मुगल दरबार के अंदर 1609 ईस्वी के अंदर पहला व्यक्ति यानी अंग्रेजों की ओर से जाने वाला पहला व्यक्ति, उसको जरूर दिया ऐसी पड़ेगी जो 1608 ईस्वी के अंदर सूरत में इन्होंने फैक्ट्री लगाने की कोशिश की थी। क्योंकि अपना इनका जो व्यापार था वो व्यापार भारत के अंदर फैलाना था और यहाँ से व्यापार करके अपनी आमदनी कमा के ले जाना था। यानी ये व्यापार करने के माध्यम से आए थे, लेकिन फिर ये क्या करते हैं, शासन करना शुरू कर देते हैं। तो वो शासन कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो मुगल दरबार में 1609 ईस्वी के अंदर कौन जाता है, कैप्टन विलियम हॉकिंस जाता है। तो 1609 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस, जहांगीर का समय चलता है। तो यहाँ का मुगल बादशाह था जहांगीर, यानी और अकबर की तो मृत्यु 1605 में हो जाती है। उसके बाद जहांगीर बनता है 1605 से 1627 तक। तो 1627 तक कौन चल रहा है, किसका समयकाल चल रहा था, जहांगीर। तो जहांगीर के दरबार में ये गया था, यानी मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज था कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये पर्सन आपको पूछा जाएगा, ये बताना पड़ेगा आपको। तो विलियम हॉकिंस यहाँ गया था, इसको यहाँ पर जहांगीर ने रोक लिया। उसके बाद 1613 ईस्वी के अंदर इस जहांगीर ने अंग्रेजों के लिए सूरत के अंदर फैक्ट्री खोलने के लिए एक फरमान जारी कर दिया कि आप यहाँ पर फैक्ट्री खोल सकते हैं। फिर इन अंग्रेजों को ऐसा लगा कि जो फैक्ट्री थी, इनकी फैक्ट्री में काम चल रहा था, इन फैक्ट्री में इनका व्यापार हो रहा था, लेकिन इनको आमदनी है उसमें लाभ नहीं हो रहा था। तो लाभ के लिए फिर 1615 ईस्वी के अंदर सर टॉमस रो इनके दरबार में वापस आते हैं और सर टॉमस रो है वो व्यापार में छूट पाने के अंदर सक्षम हो जाता है। यानी वो व्यापारिक छूट ले लेता है किससे, जहांगीर से। यानी सर टॉमस रो है वो 1615 ईस्वी के अंदर जहांगीर के दरबार में जाकर क्या कर लेता है, व्यापारिक छूट लेने में सक्षम हो जाता है। इनको व्यापार में छूट मिलने लगी थी।
उसके बाद एक जहाज के बारे में पूछा जाता है कि जो अंग्रेज जहाज था जिसका क्या नाम था, तो रेड ड्रेकन था। रेड ड्रेकन जहाज का नाम पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में आता रहता है, तो ये अलग से मैंने लिखा है। उसके बाद है 1632 ईस्वी में गोलकुंडा है, यहाँ का एक सुल्तान था जिसने एक सुनहरा फरमान जारी किया और उन्होंने कहा कि 500 पेगोडा वार्षिक है, यानी 500 पेगोडा किनको बोल रहे हैं, तो सोने के सिक्के चलाए थे दसों ने, तो उनको क्या कहा गया था भारत के अंदर पेगोडा। तो 500 जो पेगोडे हैं उनके तहत क्या कर दिया गया कि 500 पेगोडे अंग्रेज हमें दे दें और ये जो गोलकुंडा है इस गोलकुंडा पर अपनी फैक्ट्री लगा ले, इसके ऊपर अधिकार कर ले, इसके ऊपर शासन कर ले। यानी इन्होंने क्या करने लगे, यहाँ पर अपना अस्तित्व जताने लगे, है ना, यहाँ पर रहने लगे। तो यहाँ कहाँ रहे हैं, पहले सबसे पहले गोलकुंडा में रहे हैं, 500 पेगोडा है, इसको किराए के ऊपर ले लिया है। फिर 1639 ईस्वी के अंदर इन्होंने मद्रास को भी पट्टे पर ले लिया, यानी अंग्रेजों ने दूसरा काम क्या किया, 1639 ईस्वी में मद्रास को पट्टे पर ले लिया। फिर 1661 ईस्वी के अंदर जो पोर्टुगाल थे उनकी एक राजकुमारी थी कैथरीन नाम की, तो इस कैथरीन नाम की राजकुमारी ने एक राजकुमार था ब्रिटेन का जिसका नाम था चार्ल्स सेकंड। इस चार्ल्स सेकंड से क्या कर देता है, ये पुर्तगाली इनका विवाह कर देता है, यानी कैथरीन की शादी चार्ल्स सेकंड से होने के कारण इनको बंबई दहेज में मिल गया। तो बंबई दहेज में किसको मिला, चार्ल्स द्वितीय को मिला। ये राजकुमार था कहाँ का, ब्रिटेन का। तो ये चार्ल्स द्वितीय क्या करता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत के अंदर, उस ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पौंड यानी जो ब्रिटेन है वहां पर बॉन्ड चलती है राशि, तो इस 10 पौंड किराए पर वार्षिक किराया ले लिया और इसको क्या दे दिया गया, बंबई है वो बंबई इसको दे दिया गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई क्या मिल गई दहेज में। तो उनको मिला था चार्ल्स सेकंड को, जबकि ये क्या कर रहा है, किराए के ऊपर दे रहा है किनको, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्ल्स सेकंड क्या दे रहा है, 10 पौंड के ऊपर किराए के ऊपर दे देता है। फिर इन्होंने क्या किया कि 1687 ईस्वी के अंदर जो इनकी सूरत में फैक्ट्री थी, उस सूरत की फैक्ट्री को तो हटाया और बंबई को अपना मुख्यालय बना लिया। तो बंबई इनका क्या बन गया, मुख्यालय बन गया। इसी के साथ यहाँ पर जो बंबई शहर है, जो बंबई शहर की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई है। उसके बाद 1958 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसने 3 गांव और किराए के ऊपर ले लिए, 1200 रुपए किराए देने लगे। जो तीनों नाम है सुनातुनी, कालीकट, गोविंदपुरी, ये जो तीनों की जमींदारी थी, इन तीनों की जमींदारी 1200 रुपए प्रति साल के, यानी एक साल के 1200 रुपए के अंदर इन्होंने ये ले ली। इनका मतलब ये हुआ कि अलग अलग जगह पर अलग अलग अपने क्या बनाने लगे, स्थान बनाने लगे, अड्डे बनाने लगे। जैसे ही हमारे राजा महाराजाओं को आवश्यकता पड़ी तो अंग्रेजों से सहायता लेने लगे और सहायता लेने के चक्कर में क्या करने लगे, वहां पर शासन करने लगे, अपना व्यापार है वो छोड़ने लगे थे। उसके बाद देखते हैं आगे डेनिस। तो डेनिस आते हैं 1616 ईस्वी के अंदर, डेनिस भारत में आए थे 1616 के अंदर। इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई है 1620 ईस्वी के अंदर, यानी पटन फैक्ट्री कहाँ लगाई है, त्रिंकोबार केरल के अंदर लगाई है। तो डेनिस कहाँ लगा रहे हैं, त्रिंकोबार केरल में लगा रहे हैं। उसके बाद 1676 ईस्वी के अंदर श्रीरामपुर जो बंगाल में पड़ता है वहां पर इन्होंने दूसरी फैक्ट्री लगाई थी। इसके बाद 1845 ईस्वी में अपना जो व्यापार था, ये व्यापार अंग्रेजों को बेचकर वापस कहाँ चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं। उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी आए थे भारत के अंदर 1664 ईस्वी के अंदर, ये फ्रांसीसी भारत के अंदर आए थे, जिनमें वहां का राजा था राजा लुईस 14वां। तो इसका एक सेनापति था काल्बर्ट है, ये भारत में आया था व्यापार करने के लिए। इन्होंने अपनी जो फैक्ट्री है, यानी फ्रेंच जो फैक्ट्री 1664 ईस्वी के अंदर लगी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में होती है, लेकिन जो फ्रेंच के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, यानी ईस्ट से तो आए थे, यूरोप से तो आए थे, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी। जबकि ये जो फ्रेंच है, अंग्रेज है, ठीक है, यानी जो ब्रिटिश है, ठीक है, डच है, तो डच के पहले डच लगी थी, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी तो बाद में है, लेकिन पहले क्या है इनका जो ये आए थे वो है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई है, 1664 में हुई है। 1668 ईस्वी में इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई है, सूरत में लगाई है। 1634 ईस्वी में पांडिचेरी को अपनी राजधानी बनाते हैं। इसी के साथ हमारी जो भारत में आए यूरोपीय आगमन थे, ये पांचों के पांचों कंप्लीट होते हैं और इसी से क्या होती है, हमारे आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाती है। तो आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगर क्लासेस समझ में आती हैं तो शेयर किया कीजिए, लाइक भी कीजिए, और अगर चैनल के ऊपर नए हैं और समझ में अच्छे से आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।